जा रही है। स्क्रीन पर आप लोगों को नोट्स भी दिख रहे हैं। ठीक। तो आज के कक्षा में कल तो हम लोग रिव्यू किए थे बिहार के संदर्भ में, बिहार का जो एक सामान्य परिचय है उनको जाने थे। आज हम लोग पर्यावरण के कुछ ऐसे तथ्यों की चर्चा करेंगे जो आपको स्वक्षमता परीक्षा में आ सकते हैं, जहां से प्रश्न अम्लीय वर्षा हेतु जो उत्तरदायी गैस है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों का नाम आता है, लेकिन मुख्य भूमिका जो है इसमें SO2 गैस का होता है। अब ये अम्लीय वर्षा आपको है क्या? कल कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो गैस वायुमंडल तक पहुंचती है ना, और जब वर्षा की क्रिया होने लगती है, वाटर आपको नीचे गिरने लगता है, तो वाटर यानी H2O से यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है, H2SO4 बना लेती है। इसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इनका काफ़ी आपको दुष्प्रभाव पड़ता है, खासकर जो इमारतें बहुत ही प्राचीन है उनका संक्षारण यानी उनका कलर जो है वो मंद पड़ता जा रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। चाहे ताजमहल के कलर का जो है थोड़ा सा कम होना हो, या अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर कम होना हो, ये आपको अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, इन सब का कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हालांकि अन्य गैसें भी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, जैसे मीथेन गैस भी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, और यदि ये तापमान बहुत बढ़ जाएगी तो ध्रुवों पर जमा हुआ जो बर्फ है वो पिघल जाएगा, महासागर का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, जिससे बहुत सारे द्वीप जो है वो लुप्त हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम से कम हो, इसके लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला जो गैस है उसमें CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन सब का नाम आता है, लेकिन मुख्य नाम इसमें जो है वो CO2 है। आप लोग हमारी आवाज को सही से सुन पा रहे हैं ना? ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं ओजोन परत ना। ओजोन परत जो है वायुमंडल की जो है तीसरी परत है, यानी वायुमंडल में सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से ऊपर है समताप मंडल, और समताप मंडल से ऊपर है मध्य मंडल। इसी समताप और मध्य के बीच में जो है ओजोन का क्या पाया जाता है, लेयर पाया जाता है, जिसके कारण कि मध्य मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और
आप लोग यह भी अच्छी तरह जानते होंगे कि यह ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरण है पराबैंगनी प्रकाश, उसको एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। यदि ये पराबैंगनी प्रकाश आपको पृथ्वी तक पहुंचने लगे तो इसका परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर जो भी जीवधारी हैं उनका जो स्किन है उससे संबंधित बहुत सारे बीमारियां होगी और आपको सूर्य झुलसन का रोग जो है उत्पन्न होगा। तो इसीलिए ओजोन परत का बना रहना जरूरी है और यह एक चिंता का विषय है कि आपको ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने वाला जो रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी मात्रा बढ़ रही है पर्यावरण में और इससे ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर छिद्र हो भी गए हैं, जो कि खतरनाक स्थिति है और इनके संरक्षण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सीएफसी गैस जो मुख्य रूप से आपको निकलती है, वह जितने भी प्रशीतक होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, एसी रूम होते हैं, उनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आपको निकलती है और ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करती है। तो ये अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन परत का अपक्षय, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो इसलिए इन तीनों को हम लोगों को जानना, याद रखना जरूरी है। आगे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है तो उसके चारों ओर हवा का आवरण है और ये जो हवा या वायु है वह विभिन्न गैसों का बिस्मांग मिश्रण है। और आप लोगों को यह जानना चाहिए कि हवा में नाइट्रोजन जो है 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है। हालांकि यह मात्रा लगातार बढ़ रही है। वायुमंडल की जो 5 परतें हैं उसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल का नाम आता है। क्षोभ मंडल जो है वह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। जो भी आपको मौसम संबंधी घटनाएं होती है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी धूप, कभी वर्षा, ये आपको क्षोभ मंडल में ही होती है। ओजोन दिवस जो है आपको 16 दिमाग से उतर रहा है, 16 सितंबर है, ऐसा ही कुछ है। मेरे दिमाग से अभी थोड़ा सा ये मिस हो रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। उस तिथि को ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, थोड़ा गूगल बाबा से पूछ लेता हूँ। ओजोन दिवस एक सेकेंड। हाँ, 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, मैं राइट था, सही ही बताया आप लोगों को। 16 सितंबर को ही ओजोन परत जो कहते हैं ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके बाद जो है आपको ओजोन मंडल से ऊपर जो, हाँ, समताप मंडल जो है, समताप मंडल का वातावरण हमेशा एक जैसा होता है, इसलिए जो भी एरोप्लेन है वह समताप मंडल में ही उड़ान भरती है। उससे ऊपर ओजोन मंडल है जो पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। उससे ऊपर आयन मंडल है जहाँ से आपको रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी तक पहुँचती है। हमारे पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी जो है वह एक गोलीय पिंड है और इसका सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी कहलाता है और बीच वाला जो परत है उसको हम मेंटन या प्रवार कहते हैं और बिल्कुल मध्य में आपको क्रोड होता है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत भूपर्पट्टी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है,
46%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8% और लोहा 6%। बीच वाला जो आपको ये मध्यवर्ती परत है मेंटल, तो उसको सियान कहते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम ये दो एलिमेंट आपको क्या होता है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। और पृथ्वी पृथ्वी के ठीक बीच में आपको क्रोड होता है, जिसको नीफे कहते हैं। निकेल और लोहा इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। निकेल की मात्रा ज़्यादा होती है, लोहा की मात्रा कम होती है। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वहाँ पर हमको 3 तरह का स्थलाकृति मुख्य रूप से दिखता है। एक पहाड़, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। अधिकतम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है उसको हम पहाड़ या पर्वत कहते हैं। और यहाँ पर आपको वन्य संसाधन आपको प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मध्यम ऊंचाई का जो क्षेत्र है उसको पठार कहते हैं। जो भी पठारी इलाका होता है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। और जो निम्न ऊंचाई वाला इलाका है उसे हम मैदान के रूप में जानते हैं। और यह मैदान जो है कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे जो है कर्क रेखा, आप लोगों को पता होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर के क्या होती है, गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इन 8 राज्यों का जो नाम है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक मैंने दिया है, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र में मी का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, प का मतलब पश्चिम बंगाल, र का मतलब राजस्थान, ग का मतलब गुजरात, म का मतलब मध्य प्रदेश, छ का मतलब छत्तीसगढ़ और झ का मतलब झारखंड। तो आप इस ट्रिक से इन 8 राज्य को दिमाग में रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। इनके बाद यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ ना, बायोग्रेडेबल नॉन बायोग्रेडेबल। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उसको कहते हैं जो सूक्ष्म जीव की सहायता से आसानी से सड़गल जाते हैं। जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, ये सब सड़ गल जाते हैं तो ये जैव निम्नीकरणीय हुआ। जो नहीं सड़ते गलते जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, डीडीटी है, एल्युमिनियम है, तो ये सब आपको जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि पीतल जो है वह एक मिश्र धातु है और वह तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा या ब्रॉन्ज यह भी एक मिश्र धातु है। ये आपको तांबा और टीन का मिश्र धातु है। आप लोगों को रोग और उनके जो कारक हैं ये भी दिमाग में रखना होगा। हालांकि अभी इसमें मैं केवल कॉमन रोग के बारे में दिया हुआ हूँ, इसका अलग से भी मैं पीडीएफ रोग और उनके जो कारक हैं, उनके जो लक्षण हैं उनका दूंगा, जो कि आपको 1 to 5 वाले के लिए तो उपयोगी होगी ही, 6 to 8 वाले साइंस के जो होंगे उनके लिए भी उपयोगी होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइफाइड, हैजा, टीबी, निमोनिया ये सब जीवाणु के कारण होता है। जितना भी खतरनाक और लाइलाज बीमारी है जैसे रेबीज, कैंसर, एड्स, कोरोना, पीलिया, ये सब विषाणु के कारण होता है। मलेरिया, कालाजार, पेचिस, पायरिया जो दांत का होता है, ये सब आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। दाद, खाज, खुजली जो है कवक के कारण होता है। फाइलेरिया या हाथी पांव का रोग कृमि के कारण होता है। बोटुलिज्म का रोग जो है भोजन विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। आपको ये भी जानना चाहिए
हैजा और कोरोना जैसे रोग जो है संचरणीय रोग है। टीबी या तपेदिक भी आपको संचरणीय या संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एड्स, कैंसर, ये सब असंचरणीय रोग है। मानव में पाचन का 5 चरण होता है पोषण की क्रिया का। सबसे पहले मानव भोजन को ग्रहण करता है, फिर आपको आमाशय, छोटी आंत, इन दोनों में जो है भोजन का पाचन होता है। फिर पोषक तत्व को छोटी आंत की रक्त नलिकाएं अवशोषित करती है, जिसको अवशोषण कहते हैं। फिर रक्त के माध्यम से पोषक तत्व शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिका उन पोषक तत्वों का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करता है। इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाती है उनका शरीर से बाहर निकलना बहिष्करण कहलाता है। तो इन 5 चरणों में पोषण की क्रिया जो है पूरी होती है। आपको यह भी याद रखना है, घाना पक्षी विहार ये भरतपुर राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो सिंह के लिए फेमस है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है जो बाघ के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो गैंडा के लिए फेमस है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि संसार में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सिंह भी पाया जाता है और बाघ भी पाया जाता है। देखिए, पीपल का जो वृक्ष है वह दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप रात में भी सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पीपल का वृक्ष कितना स्वास्थ्यवर्धक होता है कि महात्मा बुद्ध इनके नीचे तपस्या करते हुए परम ज्ञान को प्राप्त किए थे। अब है एक्स सीटू प्रयास और इन सीटू प्रयास। ये एक्स मन हुआ बाहर, इन मन हुआ अंदर। इसको हिंदी में बाह्य स्थानीय संरक्षण और स्व स्थानीय संरक्षण भी कहा जाता है। ये एक्स सीटू और इन सीटू आपको क्या है, दुनिया में जो भी लुप्त होने वाले वन्य जीव हैं उनको यदि उनके प्राकृतिक निवास स्थल में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो इनको इन सीटू प्रयास कहते हैं। लेकिन यदि चिड़ियाघर, बोटनिकल गार्डन ये सब बना करके वहाँ पर इन जीवों को ला करके फिर उसको सुरक्षित रखा जाता है तो इसे हम एक्स सीटू प्रयास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में जो भी आपको बड़े बड़े जंगल हैं उनको राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क घोषित करके सरकार वहाँ के जो जीव हैं, वहाँ के जो वनस्पतियाँ हैं उनका संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। तो वह हो गया इन सीटू प्रयास। और वहीं पटना में चिड़ियाघर बना दिया गया है कृत्रिम रूप से जंगल, और वहाँ जीवों को ला करके रखा जा रहा है, उनके संरक्षण और संवर्धन पर कार्य किए जा रहे हैं। तो ये आपको एक्स सीटू प्रयास कहलाएगा। आप लोग हमारी बात को सुन रहे हैं या मैं केवल बोलता जा रहा हूं? बताइए आप लोग। कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ओके ओके, ठीक। चलिए आगे है रेड डाटा सूची। देखिए, दुनिया के जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जीवों की उनको चिन्हित किया जा रहा है जिससे कि उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो इनका जो लिस्ट तैयार किया गया है इसे ही हम रेड डाटा सूची कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी हुई है। ठीक है। सलीम अली का नाम सुने होंगे, यह एक पक्षी वैज्ञानिक है। इसे
बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लगे हाथ में बता दूं कि राजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति हैं, इसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश सांखला नाम के आदमी है, इसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी आपको जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद चिपको आंदोलन भी आप लोग याद रखिएगा। चिपको आंदोलन वैसे भारत में आज से 300 वर्ष पहले राजस्थान में अमृता बिश्नोई नाम की एक महिला ने चलाने का काम किया था। लेकिन आधुनिक युग में चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड राज्य से हुई है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से। देखिए, भारत में आपको तीन तरफ क्या है, समुद्र है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर हो गया। तो हिंद महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको अरब सागर कहते हैं, और जो पूर्वी हिस्सा है उनको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अब अरब सागर के तट पर भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। आपको गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप, ये सब अरब सागर के तट पर स्थित है। जबकि तमिलनाडु दोनों में आ जाता है, अरब सागर और हिंद माने पूर्व बंगाल की खाड़ी दोनों में आ जाता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ये सब बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये डाटा भी याद रखना है। इनके बाद विभिन्न भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक उपयोग के लायक बनाए रखने के लिए भोजन का परिरक्षण किया जाता है अलग अलग तरीकों से। जैसे अचार को आपको तेल या नमक में डुबाकर रखा जाता है, लवणन की क्रिया के द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाता है। मांस को सुखा करके यानी निर्जलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। मछली को बर्फ के सहारे हिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। पनीर को निर्वात पैकिंग यानी ऐसे बर्तन में पैक किया जाता है जिसके अंदर हवा नहीं हो, तो इससे पनीर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसी तरह दूध को पाश्चरीकरण यानी गर्म करना पुनः ठंडा करना, गर्म करना पुनः ठंडा करना, ये पाश्चरीकरण की क्रिया है, और दूध को पाश्चरीकरण की क्रिया के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद आपको सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, दो ऐसे आपको रसायन है जिनका उपयोग भोजन परिरक्षण में किया जाता है। याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून की तिथि को मनाया जाता है। किसानों का मित्र सर्प और कछुआ, सांप और कछुआ दोनों को किसानों का मित्र कहा जाता है। सांप और केचुआ, कछुआ नहीं केचुआ, सांप जो है चूहा खाकर किसानों को सहायता पहुंचाती है, और केंचुआ जो है वह मतलब अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करके उसको जैविक खाद के रूप में बदलती है। इस तरह वह किसानों की सहायता करती है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। आप लोगों के गांव घर या आपके यहाँ भी वर्मी कंपोस्ट का जो है गड्ढा खोदा गया होगा जिसमें गोबर ये सब डाला जाता है। लाल रंग का केचुआ ला करके छोड़ा जाता है और वह जैविक उर्वरक के रूप में बदल जाती है। इनके बाद ड्रिप सिंचाई क्या है? पौधे के जड़ तक बूंद बूंद पानी पहुंचाना क्या कहलाता है? ड्रिप सिंचाई कहलाता है। मिट्टी का बर्तन जो गर्म करके पकाया जाता है इसको हम बेक करना कहते हैं। देखिए, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना। जितने भी आपको वनस्पति है
वह फ्लोरा कहलाते हैं, और जितनी भी आपको जंतु हैं, प्राणी हैं, वह फौना कहलाते हैं। फिर याद रखिएगा, कॉकरोच, टिड्डा, मच्छर, ये सब आपको कीट की श्रेणी में आता है। कीट की श्रेणी में आता है कौन सब? कॉकरोच, टिड्डा, मच्छर आदि। उल्लू, कोयल, कबूतर, कौवा, मैना, ये सब पक्षी की श्रेणी में आता है। जो रेंग करके चलता है, चाहे वह कछुआ हो, छिपकली हो, सांप हो, मगरमच्छ हो, ये सरीसृप की श्रेणी में आता है। जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, चाहे चमगादड़ हो, ऊंट हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, ये सब स्तनधारी कहलाते हैं। जो भी जीव बच्चा पैदा करता है उसको जरायुज कहते हैं, और जो अंडा देता है उसको अंडायुज कहते हैं। मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मछली पालन को पीसीकल्चर, उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर, और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। खारा जल में पाए जाने वाला जो पौधा है उसको हेलोफाइट कहते हैं। ऐसे पौधे जो न तो ज़्यादा ठंडा और न ही ज़्यादा गर्म क्षेत्र में उगते हैं, उनको मीसोफाइट या समोद्भिद कहते हैं। रेगिस्तान में जो उगने वाला पौधा है उसको जीरोफाइट या मरूदभिद कहते हैं। देखिए, इसमें अब थोड़ा सा आपको बच गया है, तो ये कल के क्लास में हम लोग, वैसे थोड़ा सा ही बचा, इसको ख़त्म कर ही लेते हैं। ये आपको यहाँ पर रक्त समूह के बारे में दिया है कि माता और पिता दोनों का रक्त समूह ओ हो तो बच्चों का रक्त समूह ओ ही होता है। यदि एक का ओ और एक का ए हो तो रक्त समूह जो बच्चा का है वह ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। इस तरह से आपको दिया है, इसको दिमाग में सेट करना है। देखिए, मधुबनी चित्रकला और पटना कलम चित्रकला बिहार की चित्रकला है। मेवाड़ चित्रकला राजस्थान का है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश का है। बरनी चित्रकला महाराष्ट्र का है। पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा का है। थंका चित्रकला तिब्बत का है। पिथौरा चित्रकला गुजरात का है। काली घाट चित्रकला कलकत्ता का है। और मंडाना या फन मानचित्र की चित्रकला जो है राजस्थान का है। ये सब चित्रकला है प्रमुख, याद रखना है। फसल कटाई के बाद आपको उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। असम में आपको बिहू का त्यौहार मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाणा पंजाब में फसल कटाई के बाद लोहड़ी या बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में उगादि का त्यौहार फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। कर्नाटक में बीसू त्यौहार जो है फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। अब राज्य का नाम और लोक नृत्य है। कठपुतली और घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। पायका और छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। जात्रा और कीर्तन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। रासलीला और कजरी उत्तराखंड का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। गिद्धा भांगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। विदेशिया और जट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। चेराओ मिजोरम का लोक नृत्य है।
भील जनजाति गुजरात मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में। गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा भारत में गोंड जनजाति ही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में। गारो और खासी जनजाति जो है वह मेघालय में। बंजारा जनजाति गुजरात और महाराष्ट्र में। मिजोरम में आपको मिजो और कुकी जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति राजस्थान में। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। इनके अलावे यहाँ भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उनके नाम और राजधानी दिए गए हैं। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। तो आदित्यनाथ जी, सुरेश सर, नीरज सर, जितेंद्र सर, अर्चना, मुकेश सर, राजू सर, कुमारी रूपम, दीपेंद्र सर, मनीष सर, रुचि मैडम, शशिदेव सर, आशुतोष। हाँ, अब 29 न राज्य 28 ही है। आपको 29वां कौन बन गया है? 29 से घट के 28 हुआ था। जम्मू कश्मीर टूट गया तो राज्य 28 हो गए, केंद्र शासित 8 हो गया। 7 था पहले, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुआ। उधर दादर नागर और दमन दीव को मिला दिया गया, तो 28 8 ही है अभी। अब देखिए कल के कैबिनेट में क्या फैसला होता है, नजरें उस तरफ भी है। और ये पीडीएफ सब जो नए लोग हैं उनको नहीं मिला होगा, तो एक बार मैं सारा पीडीएफ आज फिर से एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे कि नए लोगों को मिल सके। और फिर जो कुछ नया पीडीएफ होगा वो भी मैं ग्रुप में दूंगा। ठीक है।